हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीजीएस क्लासेस। तो आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इस पहले लेक्चर के साथ हम चलेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर जेई एडवांस आप शुरू कर रहे हैं। फॉर 2021 के स्टूडेंट्स के लिए ये बेनिफिट करेगा, बट 2022 के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा बिकॉज टाइम आपके पास पूरा है और आपको अपने आप को इसके हिसाब से ढालना है। दोस्तों, शुरुआत कर रहे हैं स्ट्रक्चरल थ्योरी ऑफ रिएक्टिविटी, यानी भैया स्ट्रक्चर का ऑर्गेनिक रिएक्शंस में क्या यूटिलिटी। एक सवाल आपके ऊपर फेंकते हैं। सबसे पहले जरा सोचिएगा, NO2 प्लस ये जानते हैं आप ऑर्गेनिक में ये कहां पर रिएक्ट करने में हेल्प करता है, और CO2, क्या इन दोनों की रिएक्शंस में कुछ ऐसी सिमिलैरिटी भी है जो इनके स्ट्रक्चर की वजह से है? क्या हम ये सोच सकते हैं? हाँ, दोनों लीनियर हैं सर, स्ट्रक्चर के हिसाब से दोनों लीनियर हैं। अग्री, टोटली अग्री। दिमाग के घोड़े दौड़ाओ, सोचना शुरू करो। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इटसेल्फ, आज की क्लास से ही आपकी सोच बहुत जरूरी होगी फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एंड लाइक आई सेड अर्लियर, एक एवरेज स्टूडेंट जो अपना लेवल बढ़ाना नहीं चाहता, जो सोचना नहीं चाहता, उसके लिए क्लासेस नहीं है। दिस इज पर्टिकुलरली फॉर दोज हु रियली वांट टू डू समथिंग एक्स्ट्रा, एंड दैट इज व्हाई फॉर जेई एडवांस एंड अबव, यानी कि IIT जैम भी हेल्प करेगा आपको स्टूडेंट्स को। पर सोच अच्छी रखना। इन दोनों की बात करूं तो जरा दिमाग पे जोर डालना, क्या ये कार्बन की तरह ही बिहेव नहीं कर रहा? क्यों भैया, N प्लस है। N प्लस का मतलब क्या? कार्बन ही तो हो गया। क्या मैं इन दोनों को सेम नहीं मान सकता हूं? यस, सिंबल का फर्क तो है, बट हिडन जो स्ट्रक्चर है, जो पीछे से इलेक्ट्रॉन एक स्ट्रक्चर आ रहा है, वो सेम आ रहा है। बिहेवियर में तो सिमिलैरिटी आनी ही थी। और तभी हम जानते हैं कि जब बेंजीन पर आप अटैक करवाते हैं इसको, ये नाइट्रोबेंजीन की तरह आता है, और जब इस पे आते हैं तो याद होगा दोस्तों, ये भी कहां चला जाता है? एच तो रहता ही है। ये आपने कोल्बे वाली रिएक्शन के अंदर पढ़ा है, याद होगा। फिनॉल के साथ आप रिएक्शन कराते हैं, कोल्बे रिएक्शन करते हैं, बट लगभग देखिए सिमिलैरिटी इन रिएक्शन पैटर्न। कौन कहता है कि सिर्फ याद करना है, देखो यहां से इलेक्ट्रॉन यहां चला गया, ये अरे भाई, जरा थोड़ा डूबो, जरा आनंद लो, बड़ा मजा आएगा। स्ट्रक्चर की बात है, आइए शुरू करते हैं स्ट्रक्चर की बात। अब भाई, स्ट्रक्चर की बात अगर आप कर रहे हो तो सबसे पहले हम चले जाते हैं रिएक्शन के अंदर उन इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशंस में। वो एक एटम जो अपने इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा, उन इलेक्ट्रॉन्स की अगर बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स कहां पर हैं, कैसे रिएक्शन के लिए अवेलेबल हैं या नहीं हैं। सर, आप एटम की बात कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी की बात कर रहे हैं। अरे आप तो ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, हो तो ज्ञानी। क्योंकि ऑर्बिटल इज व्हाट? द 3D स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस in which the probability of finding an electron is maximum. Agree, मान लिया, बहुत बढ़िया बात है। एक ऐसा स्पेस ले लिया अराउंड द न्यूक्लियस जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की, होने की संभावना बहुत ज्यादा है। गुड। ऑर्गेनिक के अंदर आप s ऑर्बिटल के बारे में बहुत पढ़ेंगे, p के बारे में बहुत पढ़ेंगे, d के बारे में बहुत कम, लेकिन अच्छा कहीं पर इंपॉर्टेंट है ये, वहां पढ़ेंगे। f के बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। तो हमारे ऑर्बिटल के अंडरस्टैंडिंग का दायरा एस और पी पे ज्यादा सिमट जाता है। अरे ऑब्वियस सी बात है, कार्बन की केमिस्ट्री प्रिडोमिनेंटली है। एस और पी ऑर्बिटल को जरा ध्यान से देखते हैं पहले तो, क्योंकि भैया रिएक्शन में जा रहे हो, ये बेसिक बहुत जरूरी है। सर ये तो आसान है, ये तो हो जाएंगे। देखो, एडवांस के ऊपर मैंने पहले भी लेक्चर डाले थे, क्वेश्चन बेस्ड डाले थे, लेकिन वहां पर भी कई बच्चों को आया, सर हमें ओवरलैपिंग समझ में नहीं आता, आखिर क्यों सिग्मा स्टार SN2 में यूज हो जाता है, पल्ले नहीं पड़ता। रिएक्शन के अंदर जो हो रहा है पहले उसको समझ लो। एरो पुशिंग
फिर आ जाएंगे, बट पहले यहां देखना एस और पी ऑर्बिटल बहुत ही बेसिक सी बातें होती हैं भाई। अगर हम ध्यान से देखें तो क्वांटम के हिसाब से अगर चलें तो अगर ये वेव फंक्शन है तो इसको दो फैक्टर के कंट्रीब्यूशन से बना हुआ मान सकते हो। पहला है रेडियल फंक्शन और दूसरा है एंगुलर। थीटा बीटा कह देते हो ना यहाँ पर, थीटा फाई यही कहते हो। इन दोनों के इंटरेक्शन से मिलके बनता है, ये ध्यान रखें। अब आप कहेंगे सर इसको स्क्वायर ही कर देते जब दोनों है। नहीं नहीं, देखो यहाँ एक बात समझना, ये हम वेव फंक्शन की बात कर रहे हैं क्वांटम के हिसाब से। जो साइन स्क्वायर है वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की बात होती है। अभी उस पर भी आ रहे हैं, रुक जाओ, पहले इसको देखते हैं। ये वेव फंक्शन हुआ, दो फैक्टर से हुआ। ये बताता है तुम्हारा बेसिकली साइज, यानी एन और एल जो क्वांटम नंबर थे उनको मिला के, और ये बताता है साइज के बारे में। ये बताता है एल और एम के कॉम्बिनेशन से शेप के बारे में। एक तरह से डायरेक्शन, शेप माने डायरेक्शन। अब एस के अंदर ये वाला कंपोनेंट हम ऑब्जर्व नहीं करते, तो डायरेक्शनल बाउंडिंग नहीं है। हाँ, न्यूक्लियस के चारों तरफ हमें लगता है कि स्फेयर सा बन गया है। बड़ा मजा आया, स्फेयर बना दिया। सर ये तो बहुत आसान है, स्फेरिकल सिमेट्रिकल की बात करते हो, वही तो बता रहे हो। हाँ हाँ, गजब, रिकॉर्डिंग सही होती भी। हाँ, स्फेरिकल सिमेट्रिकल की बात ही कर रहा हूं। लेकिन अब एक चीज बड़े ध्यान से समझना भाई, इलेक्ट्रॉन के विषय में अगर समझते हो तो इलेक्ट्रॉन है क्या। आपको लग रहा है कि न्यूक्लियस के चारों तरफ एक गोला सा बना देंगे, काम हो जाएगा एस के अंदर, है ना। ये हमारा न्यूक्लियस वाला हो गया, हमने इसके चारों तरफ देखा तो हमने एक क्या करा, ऐसे खींचा, एक्सिस पे गोला बना दिया, और इसके अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन के होने की संभावना बहुत हो गई। देखो मेरे बच्चों, इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल मानते हैं तो हम एक फिक्स लोकेशन दे देते हैं, यहाँ सिर्फ संभावना दे रहे हैं। ये सब पता है आपको, लेकिन मैं थोड़ा सा रिफ्रेश कर रहा हूँ ताकि मैं ऑर्गेनिक में इन चीजों को यूज करा सकूं। डन है जी, बिल्कुल। इलेक्ट्रॉन को समझना कैसे, जैसे गिटार की स्ट्रिंग होती है, दो बात मतलब होता है ना, गिटार बिल्कुल टाइटली फिक्स होता है, ऐसी स्ट्रिंग है जी, टाइटली फिक्स है। हमने उसको टच किया तो वो ऊपर की तरफ भी उठ गई और नीचे की तरफ भी चली गई। तो दिस इज माय फ्रेम ऑफ रेफरेंस की लाइन, इसके ऊपर गई और इसके नीचे गई। ऊपर गई तो मैंने प्लस मान लिया, नीचे गई तो मैंने माइनस मान लिया। चार्ज से कोई मतलब नहीं, एक लाइन ऑफ रेफरेंस को मान लो, उसके ऊपर नीचे घूम रही है, वो ऐसे ट्रिंग ट्रिंग हो रही है। ये फीचर एक स्टेशनरी वेव का होता है, ध्यान रखना, है ना जी। जो मूव कर जाती हैं उनकी बात छोड़ो, स्टेशनरी वेव। और इलेक्ट्रॉन भी एक स्टेशनरी वेव है, क्योंकि आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन पार्टिकल भी है और वेव भी है। बट फर्क इतना है मेरे दोस्त, फर्क इतना है कि वो 3D है और गिटार वाला 2D चल रहा है। 3D है तो इसका मतलब ये एक तरह से राउंड राउंड सा सरफेस भी रहेगा और एक पूरा स्फेयर बन जाएगा जहां पर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। यस और नो, देख रहे हैं आप, 3D हो गया तो ऐसे घूम गया। तो उस स्टेशनरी वेव के बात अगर हम कर रहे हैं तो ये पूरा ऐसा स्ट्रक्चर हो गया जिसके अंदर, जैसे यहाँ पर भी हो सकती है, यहाँ पर भी हो सकती है, यहाँ पर भी, ये जो पूरा स्ट्रिंग है ये पूरे में ऐसे घूम रही है, धूम 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 धूम। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन भी एक स्टेशनरी वेव की तरह, एक स्फेयर की तरह घूमता है। ट्राई टू विजुअलाइज। लेकिन जैसे इन पॉइंट से बना हुआ है ये स्ट्रिंग, स्टेशनरी वेव है क्योंकि एक पर्टिकुलर स्पेस में रहेगी, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन भी एक पर्टिकुलर स्पेस में रहेगा। ध्यान रखिएगा इस बात को। अब 1s है और 2s है, वहां थोड़ा सा बारीक सा फर्क है। 2s में हमारे पास एक ऐसा स्पेस आ जाएगा, देखो ध्यान से, ये जैसे बंधा हुआ है,
यहां पर तो इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना नहीं, यहां पर तो मिलने की संभावना नहीं। यहां पर हम देखें तो क्रस्ट है, यहां पर हम देखें तो ट्रफ है, यहां मैक्सिमम और यहां पर अगर हम मैक्सिमम मिनिमम की बात करें तो ये इस रेफरेंस के ऊपर मैक्सिमम है। इसका प्लस माइनस से मतलब नहीं है, बार बार कह रहा हूं, चार्ज से मतलब नहीं है, ये एक फेज मान लो। फेज क्या होता है, हम सभी मिलके एक ही गाना गा रहे हैं, लय में कोरस में गा रहे हैं, वो फेज है, वो भी वेव है ना बेटा सारी, तो वो फेज में हो गया, इन फेज हो गया। और मैं गा रहा हूं भैया गजल और आप गा रहे हैं रैप, तो ये आउट ऑफ फेज हो गया, किसी को समझ नहीं आएगा, डिस्ट्रक्शन से हो गया। इसके बारे में बात करेंगे, इन फेज और आउट फेज, इसकी बात की ध्यान रखना है। चलिए, तो 1s और 2s में एक फर्क ये है कि वहां पर 2s के अंदर जैसे ही एक स्ट्रिंग, एक वेव आती है, फिर दूसरी जैसे स्टार्ट होती है, तो बीच में एक नोडल प्लेन कह दिया जाता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना जैसे यहां नहीं है तो वहां नहीं है। एक चीज ध्यान से रखना, अगर मैं कहता हूं ऑर्बिटल के विषय में कि दिस इज द एरिया वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, सो नोड की हम बात कर देते हैं जहां पर प्रोबेबिलिटी 0 हो गई, तो क्या नोड एंटी ऑर्बिटल नहीं हो गया? वी कैन से दैट कि नोड इज एक्चुअली एन एंटी ऑर्बिटल। ओके, अपने दिमाग में ये बात रखना कि क्या हम नोड को ये कह सकते हैं। अब बच्चों, एस और पी की बात हो रही है, पी ऑर्बिटल, एस तो स्फेरिकल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 1s और 2s में फर्क क्या हुआ, 2s में एक नोड आ गई, 1s में नहीं थी, ये माइंड में रखना। और एक चीज और ध्यान रखना, जिसपे नोड आ जाएगी, मोर द नंबर ऑफ नोड्स मोर विल बी द एनर्जी। ये कुछ पॉइंट्स अपने दिमाग में रखना, रिएक्शन मैकेनिज्म में इनको लगा के जब पढ़ेंगे तो हमें आइडेंटिफाई करना इजी हो जाएगा। अब आ जाओ पी पे। पी जो है, एक तरह से मान के चलो, वो होटल में दरवाजे देखे होंगे आपने, बड़े प्यारे दरवाजे होते हैं अच्छे होटल में, नॉब होती है, तो बाहर भी एक नॉब घुमाने की होती है, अंदर भी, और बीच में दरवाजा होता है। और पी में लगभग यही है, ये भाई साहब दो नॉब्स हो गई और बीच में ये प्लेन हो गया, जैसे दरवाजा है ना बीच में, वो प्लेन हो गया। तो इसको मान लो प्लस, इसको मान लो माइनस, और ये नोड पे है तो ये नोडल प्लेन हो गया, खत्म। इतनी बात क्लियर है? विजुलाइज इसी तरह करना। अब 2p और 2s दोनों की एनर्जी 1s से ज्यादा, क्योंकि दोनों पे नोड है, ये भी ध्यान रखना, और नोड ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा। तो एटॉमिक ऑर्बिटल के विषय में ये चीजें आपको समझ में आनी जरूरी हैं, लेकिन एटॉमिक ऑर्बिटल से ही हमारा मामला नहीं सॉल्व होगा। एटॉमिक ऑर्बिटल से आगे चलेंगे और हमारा मामला आएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की तरफ। कहानी तो मॉलिक्यूल्स की है। डन है मेरी बात? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है, आइए जरा देखते हैं, एक मजा लेते हैं। सबसे पहले एच को ही देखते हैं। हाइड्रोजन दो थे, मस्त। अब हाइड्रोजन की कहानी जरा समझिएगा। एक ये न्यूक्लियस है और एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, एक ये न्यूक्लियस है और एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, कोई टेंशन नहीं, मस्ती से काम चल रहा है। अब बच्चों एक चीज समझिएगा, यहां पर जब ये बहुत दूर थे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के एटम बहुत दूर थे, इनमें कोई इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं था। डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो कोई इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं, थोड़ा क्लोज आना शुरू हुए। अब देखिए क्या होगा, इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन पे और इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन पे एक अट्रैक्शन फील करेगा। अब देखना जरा, ये न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन, अभी न्यूक्लियस न्यूक्लियस दूर है, तो धीरे धीरे अगर हम देखें ध्यान से तो न्यूक्लियस न्यूक्लियस दूर है और इलेक्ट्रॉन बीच में है। ये तो हो रहा है। क्लास 11th में हाइड्रोजन जब H2 पढ़ते हो तो ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन के विषय में भी पढ़ते हो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। अब एक विजुअलाइजेशन करना, दो न्यूक्लियस हैं और इलेक्ट्रॉन बीच में आ रहे हैं, ठीक है। अभी न्यूक्लियस दूर दूर है, इलेक्ट्रॉन है,
तो इलेक्ट्रॉन की तरफ ये अट्रैक्शन हो रहा है, तो इस समय अट्रैक्शन ज्यादा है, पास आना शुरू हुए। अब एक डिस्टेंस आता है, एंड टू बी मोर प्रोसाइज ये डिस्टेंस आता है 0.74 एंगस्ट्रॉम का। यहां पर अब क्या हो रहा है, देखो बच्चे, हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड का रिपल्शन होगा और न्यूक्लियस न्यूक्लियस का रिपल्शन होगा। न्यूक्लियस हैवी है तो उसका रिपल्शन उस केस में, अगर हम इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन देखें और न्यूक्लियस न्यूक्लियस का देखें, तो न्यूक्लियस वाले का ज्यादा होगा। और अट्रैक्शन भी इस न्यूक्लियस का इस इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जो अब ये क्लाउड थोड़ा मर्ज हो रहे हैं, इनके ऊपर इन दोनों न्यूक्लियस का अट्रैक्शन अच्छा होगा। तो समवेयर अट्रैक्शन जब इस रिपल्शन को ओवरकम करता है, अट्रैक्शन जब इस रिपल्शन की फोर्स को ओवरकम करता है, तो एनर्जी भी कम होने लगती है, क्योंकि एनर्जी ज्यादा कब है, जब रिपल्शन ज्यादा है। ये आप जानते हो केमिस्ट्री में, और वैसे भी जानते हो, जब दो दोस्त में लड़ाई हो जाए तो चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, दोनों हाई एनर्जी में होते हैं। दोस्ती गहरी है तो थोड़ा सा सॉफ्ट में भी बात हो जाती है। अट्रैक्शन की एनर्जी कम है, रिपल्शन की ज्यादा है। ऐसा क्यों है? अट्रैक्शन दूर से होता है, देखो यहाँ दूर से हुआ, और कोई भी फोर्स ऑफ इंटरेक्शन अपना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के, और रिपल्शन तभी होगा जब पास आएंगे। 0.74 एंगस्ट्रॉम से जैसे ही ज्यादा क्लोज होंगे, रिपल्शन बढ़ जाएगा, क्योंकि तब न्यूक्लियस न्यूक्लियस में रिपल्शन आ जाएगा। एक एक शब्द को ध्यान से देखना, मैं न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन क्लाउड के साथ अट्रैक्शन की बात कर रहा हूं, और मैं न्यूक्लियस न्यूक्लियस के रिपल्शन की बात कर रहा हूं। 0.74 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा डिस्टेंस था, बहुत ज्यादा था तो वैसे कुछ नहीं होने वाला, फिर तो कोई इंटरेक्शन ही नहीं। एक थोड़ा पास आए और 0.74 की बाउंड्री से इस डिस्टेंस से थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस था, तो वहां अट्रैक्शन था, क्योंकि उस केस में न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स का अट्रैक्शन हम ज्यादा देख रहे थे। इससे कम डिस्टेंस हुआ तो इसका रिपल्शन फैक्टर हो गया। तो ये एक ऐसा पॉइंट था जहां पर H2 की एनर्जी मिनिमम हुई, बॉन्ड स्ट्रांग हो गया, और अगर हम ध्यान से सोचें तो यही बॉन्ड लेंथ हो गई। हाँ सही है, सही कह रहे हो सर, अच्छा तरीका है। अरे यार, लेकिन एक चीज सोचो ना, यहां पर हम इलेक्ट्रॉन को तो स्टेशनरी ही मान के चल रहे हैं, हाँ या ना? इस वाले बॉन्डिंग के मॉडल में कोई दिक्कत नहीं है, H2 बहुत अच्छा है, फिर मैं CH4 का भी बना लूंगा इस तरीके से, फिर मैं ऑर्गेनिक में आसानी से रिएक्शंस को कर सकता हूँ, फिर तो मेरे लिए कोई मुश्किल ही नहीं है, क्योंकि फिर तो एक फिक्स हो जाएगा मामला कि ऐसे ही बिहेव करेगा, रिएक्शन ऐसे बिहेव नहीं करती, कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो करती हैं, कुछ इफेक्ट्स देखती हैं ऑर्गेनिक के अंदर, तब ये मामला चलता है। लेकिन अगर हम मोटे तौर पे समझें तो यहां पर जो ऑर्बिटल्स का जो रिलेशन है वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी नहीं है, आप इस तरह मॉडल नहीं कर सकते, तो आपको ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट पे आना पड़ेगा, आपको वेव मॉडल पे आना पड़ेगा, यस और नो। और जब हम वेव मॉडल पे आएंगे तो इलेक्ट्रॉन तो मूव कर रहा है, स्टेशनरी तो है नहीं, तो इसका मतलब इन दोनों न्यूक्लियस के सराउंडिंग में, क्योंकि जब ये ओवरलैप करेंगे तो सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन घूमना शुरू करेंगे। अब यही वो सिग्मा पाई की बात आती थी, सिग्मा एस के अंदर होता है, सिग्मा एस और पी के अंदर होता है, और मैंने पहले कह दिया एस और पी ऑर्बिटल को समझना जरूरी है ना? तो अब एक चीज समझना मेरे बच्चों, अगर यहां पर इन फेज की बात है, सेम फेज है, जैसे ये आप सबको पता ही है, ये दोनों अगर जुड़ने के लिए आते हैं, पाई बॉन्ड बनाने के लिए आते हैं, तो सेम फेज है, हो जाएगा। उल्टा कर दूं तो नहीं होगा, उल्टा करते ही यहां पर क्या होगा, एक नोडल प्लेन आ जाएगा। ये फिर वो एक एग्जाम्पल याद रखो, मेरा गाना गा रहे हैं, एक ही गाना गा रहे हैं, कोरस में गा रहे हैं, तो वो एडिशन है, वो इन्हांस करेगा, अदरवाइज वो डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा, वो ब्लॉक करेगा। देखो ऐसे ही हमने माना कि जैसे H यहां पर आया,
H यहाँ पर आया, दोनों जुड़ गए, इस डिस्टेंस पे जुड़ना चाहिए, और यहाँ पर अट्रैक्शन जो था वो भी इस पॉइंट पे बढ़िया चल रहा है, रिपल्शन को मैनेज करता हुआ। यानी एक ऐसी सिचुएशन है इस बैलेंसिंग में, यहाँ पर ओवरऑल जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मिनिमम चल रही है। क्यों? क्योंकि इस डिस्टेंस पे अट्रैक्शन तो मैक्सिमम चल रहा है और रिपल्शन मिनिमम चल रहा है। एक बढ़िया कॉम्बिनेशन है। इससे ज्यादा जाऊंगा तो रिपल्शन बढ़ जाएगा, इससे दूर चलने लगा तो अट्रैक्शन थोड़ा कमजोर पड़ जाएगा। लेकिन मेरा इलेक्ट्रॉन तो स्टेशनरी है नहीं, तो जब एटम जुड़ रहे हैं तो उनके एटॉमिक ऑर्बिटल आ रहे हैं, तो उनकी ओवरलैपिंग की बात करनी पड़ेगी ना। तो एटॉमिक, जब ऐसी सिचुएशन हो रही है तो इलेक्ट्रॉन को स्टेशनरी ना मानते हुए मैंने उसी को तो बोल दिया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो अगर मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करता हूं तो दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। और अगर मैं इसको ध्यान से सोचूं तो ये इक्वल होने चाहिए क्या? नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बट दो एटॉमिक ऑर्बिटल थे तो एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया, एक ही तो बनना चाहिए। यही मजा आया। बिकॉज अगर हम कहते हैं कि ऑर्बिटल इटसेल्फ एक प्रोबेबिलिटी है, तो उसके आपस में जुड़ने के भी तो दो प्रोबेबिलिटी हैं। पहला, एक ऑर्बिटल दूसरा ऑर्बिटल जुड़े, ये सेम फेज है, प्लस प्लस था, और एक ऑर्बिटल और दूसरा ऑर्बिटल जुड़े, ये आउट फेज है, आउट ऑफ फेज है। मतलब बेसिकली ये दोनों अपोजिट चल रहे हैं। उस केस में क्या ले लूंगा? अब ये कम हो गया, तो अब यहां पर क्या हुआ, एक नोडल प्लेन बना। ये ध्यान से समझना। एक तरह से ये कंस्ट्रक्टिव है, ये जोड़ रहा है, इन्हांस कर रहा है। ये डिस्ट्रक्टिव है, ये तोड़ रहा है। दोनों अलग अलग बातें चल रहे हैं, अलग अलग धुरी पे चल रहे हैं। दिस वन इज कंस्ट्रक्टिव, दिस वन इज डिस्ट्रक्टिव। ये सब आपको पता है, मैं इसलिए बता रहा हूं कि अभी जब रिएक्शन मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे तो वहां जाकर मैं यूज करता हूं, क्योंकि मैं एडवांस के लिए यूज करूंगा कि हाउ वी कैन डिफाइन द होमो एंड लूमो, highest occupied molecular orbital, lowest unoccupied molecular orbital, and how it can impact, this theory can impact the reaction mechanism and overall reactivity। और ये सब क्या चल रहा है? स्ट्रक्चर चल रहा है। जैसे मैंने आपको बोला स्टार्ट करते हुए कि इन दोनों के अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो आपको लीनियर दिखेंगे। क्या दिखेंगे? लीनियर। ये हम VSEPR, हाइब्रिडाइजेशन, इन जगहों से देखते हैं। एंड आई होप अगर आप एडवांस पढ़ने बैठे हो तो VSEPR और हाइब्रिडाइजेशन तो आपको अच्छे से आता होगा। फिर भी अगर कोई कहता है कि नहीं आता है तो बता देना, वो समझा देंगे। आज आपका लेक्चर थोड़ा सा जल्दी आना था, लेट हो गया, बिकॉज और भी चीज़ें चल रही थी, लाइव था आज लेट तक। उसके लिए कोई बात नहीं, कर रहा हूँ जितना भी है। लेकिन हाँ, ये सीरीज कंटिन्यू करते हुए पूरा करूँगा, डोंट वरी। जैसे नीट का देख रहे हैं आप, 11 12 देख रहे हैं, ये भी पूरा करूँगा, कोई दिक्कत नहीं। ऑर्गेनिक मज़ा बहुत आएगा और बिल्कुल डिफरेंट तरीके से ऑर्गेनिक चलेगी, और क्वेश्चन आप सॉल्व करना शुरू करेंगे। और बच्चों, मैं 2-4 दिन से कुछ ऐप पे भी काम कर रहा हूँ मैं, तो आपके लिए ऐप भी मैंने आपसे कहा था कि बहुत कोई हाई फाई ऐप नहीं है वो, जैसे सब बड़े बड़े ग्रुप लॉन्च कर रहे हैं वैसे नहीं। इट इज़ जस्ट कि आपके असाइनमेंट, आपके TPPs, आपके टॉपिक प्रैक्टिस शीट वो आपको मिलती है, और वो आपको जब डिस्कस करूँ तो आपको, क्योंकि यूट्यूब पे डायरेक्ट पोस्ट नहीं हो पा रही है, मैंने कोशिश करी है तो नहीं हो पाई। तो विद द हेल्प ऑफ सम ऑफ माई स्टूडेंट्स और मेरे फ्रेंड्स, मैंने जुगाड़ करके एक ऐप तैयार की है। तो ज़रा ध्यान रखना, उसमें से निकाल सकते हो। तो ऑर्बिटल्स के बारे में कोई ज़्यादा दिक्कत तो नहीं आ रही। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की जब बात करते हो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनते हैं ये भी क्लियर है। ज़्यादा डिटेल देखना उसका इसी चैनल पे है, MOT के बारे में। बट मेरा यहाँ पर कहने का मतलब ये था, एक ऑर्बिटल डिस्ट्रक्टिव में जुड़ रहा है और कंस्ट्रक्टिव में भी। ऑर्गेनिक में जब हम किसी रिएक्शंस की बात करते हैं तो रिएक्शन के ट्रांसफर, यानी कि एक एटम के जुड़ के कोई नया प्रोडक्ट बनने के प्रोसेस के बीच में
इस तरह की ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन बनती हैं जिसकी वजह से रिएक्शन की डायरेक्शन तय होती है। ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारा एक SN1 जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है उसके अंदर एक ही इंटरमीडिएट बनता है, और मैंने कई जगहों पर इसको डिटेल में समझाया है और यहाँ तो अब तो खैर बहुत ही डिटेल चलेगा। अगर हम ध्यान से सोचें बच्चों, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया, कार्बोकैटायन है, p ऑर्बिटल एक खाली है इसमें जो अनहाइब्रिडाइज्ड रह गया। यस और नो? अगर CH3 प्लस को ध्यान से देखते हो तो यहां तो कार्बन का sp2 और s ओवरलैपिंग आ रही है। s किसकी आ रही है? H की। हाँ ये तो है, डेफिनेटली है। और यहां देखूं तो sp2 sp3 की आ रही है। क्यों? CH4 के अंदर कौन सी होती है बेटा? sp3, है ना? जस्ट थिंक अबाउट इट, बड़ा मजेदार है ये भी। अब ये जो इंटरमीडिएट है, हमें ये भली भांति पता है, बहुत अच्छे से पता है कि स्ट्रक्चरल थ्योरी ऑफ रिएक्टिविटी पे जाएं और इसको छोड़ दें, इसके पास दो पॉसिबिलिटी होती हैं। एक तो ये चला जाए ऐसे, और एक ये OHCl या हम जो बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में वहां चला जाए। इन दिस केस ये क्योंकि sp2 था और ये भी sp2 था, और ये sp2 है और ये sp3 है, बॉन्ड एंगल को चेंज नहीं करना चाहता, प्रेफर करता है इसको। हाँ या ना? बॉन्ड एंगल को चेंज नहीं करना चाहता, प्रेफर करता है एलिमिनेशन। क्यों? sp2 था ना, 120 था ना, 120 रहेगा ना, बॉन्ड एंगल कम क्यों करेगा? ये तो 109 पे चला जाएगा, स्ट्रक्चरल थ्योरी ऑफ रिएक्टिविटी। बट एक चीज और सोचो, यहां पर ही पानी लगा दिया हमने, सॉल्वेंट इफेक्ट की जो बात करते हो, ये क्या है भाई? इसकी ज्योमेट्री क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है? सर sp3। वाह वाह, बहुत बढ़िया। तो हम ये भी जानते हैं कि पानी जब आता है, पानी जब आता है, यानी इसको इस तरह समझो कि जनरली हमारा जो इंटरमीडिएट बनता है जो कि sp2 हाइब्रिडाइज था, वो लेके चलता है किस तरफ? प्रेफर करता है एलिमिनेशन। तो जनरली ड्यूरिंग SN1 रिएक्शन इवन भी होती है एज कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, देखो स्ट्रक्चर कहां जा रहा है, विल फेवर sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। वाई? बिकॉज एंगल नहीं चेंज करने देना चाहता, एंगल वही रखने देना चाहता, इसलिए। वाह, गजब, बिल्कुल। नाउ पानी डाल दिया तुमने, अब गेम थोड़ा चेंज कर दिया। अब कहानी क्या है? ये sp2, ये sp3। वाह, एक चीज सोचना बच्चों, NH3 की ज्योमेट्री भी अगर हम समझें हाइब्रिडाइजेशन से, वो भी sp3 आता है, CH4 भी sp3 आता है, H2O भी sp3 आता है। ये हमसे कुछ कहना चाह रहे हैं, और इसीलिए जब H2O डलता है, सॉल्वेंट इफेक्ट होता है, पोलराइजिंग इफेक्ट करता है, प्लस चार्ज को मेंटेन रखता है, और ये ले जाता है SN1 की तरफ। क्यों? अब SN1 की तरफ क्यों ले जा रहा
ऐसा क्या हो रहा है इस हाइब्रिडाइजेशन? और हाइब्रिडाइजेशन की ही बात कर रहा हूं, है ना। इस वाले स्ट्रक्चर को ध्यान से आप देखेंगे आज, और इसके साथ साथ एक काम और करेंगे, इन दोनों के हाइब्रिडाइजेशन को देखेंगे। और यहां भी देखेंगे, मैंने एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया, मैंने ऑर्बिटल ओवरलैपिंग के बारे में बताया। हम ये भी कह सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग है, और वो तब हो सकती है जब इन फेज हो, क्योंकि तभी कंस्ट्रक्टिव है, तभी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी और तभी हमारा एनहांसमेंट होगा, है ना। स्ट्रक्चरली ये बात कर रहे हैं। और फिर मैंने एक छोटी सी बात करी, sp2 से sp2 जाता है, जब मैंने उसमें sp3 डाल दिया है तो ये sp3 ले जाता है, ऐसा क्यों है? क्या कोई रोल हाइब्रिडाइजेशन का है? और अगर ऐसा है तो इन दोनों के हाइब्रिडाइजेशन में जरा स्टडी करना, फिर मैं आपसे कोई चीज पूछूंगा। बच्चों, एक हेल्प करना, बिकॉज आई एम डूइंग इट, थोड़ा अगर तुम्हें ये एफर्ट पसंद आ रहा है तो लाइक करना भी, मुझे समझ में आएगा कि हाँ, तुम इस तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हो। वक्त लगेगा, मैंने आपसे कहा था 100 दिन मान के चलना कम से कम, मैं धीरे धीरे बिल्ड करूंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट, तो फिर आपको रिएक्शन दिखनी शुरू हो जाएंगे। मैंने स्ट्रक्चरल थ्योरी ऑफ रिएक्टिविटी शुरू किया है। अगला लेक्चर, क्योंकि आज थोड़ा लेट होते होते चीजें यहाँ तक आ गई, कोई नहीं, अगला लेक्चर भी जल्दी ही मैं यहाँ से कर दूंगा। पर थोड़ा मुझे बताइएगा और इसका आंसर जरूर दीजिएगा, इसको स्टडी जरूर कीजिएगा, एटलीस्ट कम से कम इनकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट तो लिख दीजिएगा। एमओटी पे जब आते हैं तो ये तो हमें पता है कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना था उसके अंदर बॉन्डिंग लेयर भी थी और एंटी बॉन्डिंग भी थी, ये हम जानते हैं। इसीलिए जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं तो दो से एक बना, बनने तो उतने ही चाहिए थे जितने एटॉमिक थे, एक एंटी बॉन्डिंग और एक बॉन्डिंग दोनों बना, और एंटी बॉन्डिंग की हमें पता है कि एनर्जी ज्यादा और इसकी कम। अब आप इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, इन दोनों की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट और इसके ऊपर एमओटी अप्लाई कीजिएगा। डन है इतनी बात मेरी, स्ट्रक्चरल थ्योरी को देखते हुए, ताकि रिएक्शन में आपको कुछ समझ में आए। एक बार VSEPR को रिवाइज करेंगे सारे बच्चे, आता है बहुत बढ़िया, बट कर लेंगे ताकि जब मैं अभी शुरू करूं तो उसमें दिक्कत ना, VSEPR में बहुत टाइम नहीं लगाना पड़े। और क्या मैं रेजोनेंस को मॉडिफिकेशन ऑफ VSEPR कह सकता हूं? ये सोचना, दिस इज फॉर यू टू थिंक, और कुछ नहीं। अभी आपको खाली हाइब्रिडाइजेशन, VBT और इसको एक बार रिवाइज करना है ऑर्गेनिक के लिए, जो क्लास 11 का था। और IUPAC नॉमेनक्लेचर के जनरल सारे आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेने हैं, जनरल कॉन्सेप्ट बस, क्योंकि जनरल कॉन्सेप्ट मैं रिवाइज नहीं कराऊंगा, मैं सीधा थोड़ा सा डिफरेंट नॉमेनक्लेचर की तरफ आऊंगा जो एडवांस के लिए मुझे चाहिए। सो आई होप स्ट्रक्चरल थ्योरी का आज आइडिया सबको लगा होगा। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर कैसे मूव करता है, बॉन्डिंग एक्चुअली ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल पे गया हूं मैं, कि SN2 मैंने आपको बोला ही था सिग्मा स्टार में क्यों होता है। H2 के एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाया कि किस तरीके से जो ऑर्बिटल ओवरलैपिंग है उसको समझना है। यहां पर भी छोटा सा होमवर्क दूंगा, F2 के बारे में स्टडी करना प्लीज, चीजें और क्लियर होंगी। तो चलिए मिलते हैं अगले सेक्शन में। थोड़ा सा मुझे बताइएगा इस वीडियो को देखने के बाद पूरा, ताकि मैं लंबे वीडियोस तभी दूंगा ना जब बच्चे एक्चुअली देख रहे हैं, नहीं तो मैं टॉपिक वाइज चलता जाऊंगा छोटे छोटे वीडियो। अगर आप
लंबे वीडियो में इच्छुक हैं तो मैं अपना वक्त लगाऊं। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं बच्चों आपसे नेक्स्ट सेशन।